नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और पॉलिटिकल साइंस जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते तो आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट के बारे में पढ़ना होता है। विस्तार से मैं बताऊंगा। न्यू मॉडल पेपर होगा ये 2026-27 की परीक्षा के लिए। टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपकी परीक्षा में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में है या फिर डीडीयू में है तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो उसका भी मैं मॉडल पेपर मैं जो है 2-3 दिनों में उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप बता दीजिएगा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अगर आप है तो आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है अगर, तो उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान। बाकी आपका एमजे पैरू बरेली, मासा कुंभरी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है नहीं होता है वो सभी जो है आपको मिल जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट, को करिकुलर वाला सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और विस्तार से एक एक चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ, सरल भाषा में। चलिए दोस्तों, तो चर्चा करने का प्रयास करते हैं बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में। अब देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट। आपको मैं बता दूं कि ये आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है और 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चंस आएंगे। एक एक क्वेश्चंस को मैं बारीकी के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपकी पहली जो है विशेषता है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग होता है, बिल्कुल। सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका, बिल्कुल। अपने भारत में जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है, जो इसमें आपको अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री का पद आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदात्मक शासन, उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच गहरा समन्वय होता है। चूंकि कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका से ही लोग उसमें बनते हैं, यानी जैसे जो संसद के सदस्य होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, वही मंत्री बनाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, संसद आपका व्यवस्थापिका ही है। तो जो कानून बनाते हैं उन्हीं में से व्यक्ति मंत्री वगैरह होते हैं, वो लागू करवाते हैं कानून को। तो कार्यपालिका जो होती है कानून को लागू करवाती है, जबकि व्यवस्थापिका कानून को बनाती है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। चूंकि आप देखते हैं वही नेता मंत्री जो है, नेता जो होते हैं, सांसद विधायक जो होते हैं, वही मंत्री भी बना दिए जाते हैं, तो कार्यपालिका के सदस्य भी हो जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी यहाँ पर काम करता है और साथ ही साथ में मंत्रिपरिषद का एक साथ तैयार जो है तैरती और एक साथ डूबती है, एक ऐसी एक प्रकार से ये सिस्टम है। तो मंत्रिपरिषद जो है कहीं ना कहीं पे पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करती है। तो प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है पूरे मंत्रिमंडल में। ये सभी विशेषताएं किसकी हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था की। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ पर है, देखिए ब्रिटेन में संसदात्मक है, कनाडा में भी, श्रीलंका में भी संसदात्मक व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात की दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें आप देखेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसको आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। अमेरिका इसका सबसे जो है जबरदस्त उदाहरण है अध्यक्षीय व्यवस्था का। ठीक है, यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बहुत कड़ाई से लागू होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, बताएं। संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक किस देश को मानते हैं, तो ब्रिटेन से ही जन्मा है। और चूंकि ब्रिटेन का कब्जा रहा भारत पर बहुत दिनों तक, तो संसदों की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। संसदों की जननी, चूंकि यहीं पर आप देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। दुनिया भर में आप देखते हैं अधिकतर देश यही व्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा से इसकी शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन की व्यवस्था, देखिए सत्ता का केंद्रीकरण संघात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होता, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। शक्ति का विभाजन सभी लोगों में होता है, बिल्कुल होता है। दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, संघात्मक, जैसे कि आप देखते हैं अमेरिका में संघ है, दोहरी नागरिकता वहां पर आपको दिखेगी। लिखित संविधान भी वहां का होता है। ठीक है, संघात्मक शासन जो होता है उसमें शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, ना कि केंद्रीकरण होता है। बाकी केंद्रीकरण एकात्मक शासन की व्यवस्था विशेषता होती है दोस्तों। तो ये आपका
ये आपका तीनों होती विशेषता, जबकि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था दोस्तों कनाडा के देश से प्रेरित है, क्योंकि कनाडा में जो है क्या है, एकल नागरिकता ही होती है। जैसे भारत में एकल नागरिकता, आप उत्तर प्रदेश के सदस्य जरूर हैं, लेकिन आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के आप नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, आप केवल भारत के यानी उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, जबकि अमेरिका में जैसे कैलिफोर्निया राज्य है, तो वहाँ पर कैलिफोर्निया की नागरिकता भी आपको मिलेगी और अमेरिका की भी नागरिकता, यानी 2 नागरिकता आपको मिलती है। तो भारत जो है वो एक प्रकार से कनाडा के संघीय चीज़ों को अपनाता है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात को बहुत ही बारीकी के साथ समझाया गया है। छठा क्वेश्चन है आपका, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जो पहले मैंने आपको बता दिया है, अनुच्छेद 1 में साफ-साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है? तो ये भारतीय संघ और राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि जो है एक राज्यों का संघ भारत ऑटोमेटिक है। संविधान में पहले ही अनुच्छेद में इसको मेंशन कर दिया गया। भारत में जो शामिल इलाके हैं वो अलग नहीं हो सकते। भारत में दूसरे देश के ज़मीन शामिल हो सकती है, लेकिन भारत देश की ज़मीन अलग नहीं हो सकती। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व कौन से हैं? राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के जो आवश्यक तत्व होते हैं कौन-कौन से हैं? देखिए, संगठन ज़रूरी होता है, सत्ता की प्राप्ति की इच्छा भी होनी चाहिए और राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट भी इसमें ज़रूरी होता है। तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है, किस लेखक ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा? राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल यानी ब्रोकर ऑफ आइडियाज़ किसने कहा? लॉवेल नाम के एक जो है विद्वान है, उन्होंने कहा था। लॉवेल का मानना था कि पॉलिटिकल पार्टी समाज के बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें नीतिगत रूप देते हैं। इसलिए उन्होंने इसे विचारों का दलाल कहा, किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9 नंबर प्रश्न आप देखें दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख विचारक। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के वैज्ञानिक समाजवाद की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं और एंजल्स करते हैं। दोनों कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों बड़े अच्छे मित्र थे और इन दोनों ने मिल करके ही आप देखते हैं 1848 में एक लेख लिखा प्रकाशित हुआ था। कौन सा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी के द्वारा हुआ था, इन्हीं दोनों के द्वारा लिखा गया था, 1848 में प्रकाशित हुआ था। अच्छा, एक पुस्तक पूछी जाती बहुत ज़्यादा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी कार्ल मार्क्स ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 9वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के आपसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। अगला क्वेश्चन, किसे उपनिवेश का जनक कहा जाता है? उपनिवेश का जनक बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। उपनिवेश का जनक किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही चूंकि उसकी वजह से यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया और इस माल को बेचने के लिए नए-नए बाज़ारों की ज़रूरत इंग्लैंड के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को, यूरोप की कंट्रीज़ को पड़ने लगी। अब ऐसे में कच्चे माल के लिए संसाधन की आवश्यकता थी और जो नए मालों मशीनों में बनाते थे उसको बेचने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी। और इसी मार्केट और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने अलग-अलग देशों में जाकर के उन देशों को कब्जा किया, वहाँ पर उपनिवेश उनको बनाया और इस तरीके से ये चीज़ें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है दोस्तों मीडिया। मीडिया जो है, देखिए पहला स्तंभ लोकतंत्र का क्या है? कार्यपालिका, पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ कौन सा है? विधायिका। तीसरा स्तंभ क्या है? न्यायपालिका। और चौथा स्तंभ कौन सा? मीडिया। ये चारों जो हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। इन्हीं चारों पिलर पर जो है टिका हुआ है कौन? ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है दोस्तों? तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। ठीक है, आपको बता दूं संवैधानिक निकाय क्यों है ये, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 नाम का एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का, संसद और विधानसभा के जो भी चुनाव होते हैं सब कुछ यही करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है और 2 उसके अन्य अतिरिक्त जो है चुनाव आयुक्त तो होते हैं। ठीक है, ये 3 लोग मिल करके इसको चलाते हैं, 3 लोग मुखिया होते हैं इसके। ठीक है, एक मुख्य होता है और 2 उसके सलाह के लिए होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से, यूनिटी ऑफ स्टैचू किसकी प्रतिमा है? यूनिटी ऑफ स्टैचू जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है।
ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565 छोटी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करवाया था, उनको ही एक समर्पित है। उन्हीं की मूर्ति बनी हुई है, उन्हीं की एक प्रकार से प्रतिमा है, जिन्होंने आज़ादी के बाद 562 या 565 रियासतों का भारत में विलय करवाया था। 562 और 3 बाद में, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारत में उदारीकरण को किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था? उदारीकरण की नीति जो लाई गई थी, उदारीकरण की नीति लाई गई थी पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीबी नरसिम्हा राव 1991 में उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय। एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी की अवधारणा थी। एल माने होता है आपका लिबराइजेशन यानी उदारीकरण, और पी माने होता है जो है प्राइवेट, यानी कि जो है आपका प्राइवेटेशन, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जैसे आज मोदी कहते हैं कि मोदी जी को लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बेच दे रहे हैं देश, तो वही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में, यानी सरकारी चीज़ें प्राइवेट को बेच दी, मतलब कि प्राइवेट को बोल दो कि भाई ये चीज़ें बनी। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, तो ये एलपीजी की अवधारणा जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के द्वारा ये आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है इन्हीं के समय काल में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे प्रश्नों को समझने से पहले अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट कि आपको कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं और विथ आंसर सीट, तो आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, जियोग्राफी के भी मिल जाएंगे। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। आपका सभी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट आपका आप जो है पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिए। सेकंड सेमेस्टर में है, आप लिख करके भेज दीजिएगा सेकंड सेमेस्टर में गुरुजी हमें। आपके लिए मैं बता दूं कि उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं और जैसे फीस जमा करेंगे आपको कई सारे प्रैक्टिसर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, लाइव क्लास वाला ग्रुप भी मिल जाएगा उसी में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं, लेकिन जो उसका मॉडल पेपर मतलब कि जो उसका पीडीएफ नोट्स होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, वो सब आपको हमारे ग्रुप में ही मिलता है। जैसे आप सीरीज खरीदते हैं एक सब्जेक्ट की 60 रुपये की आती है और कम से कम 5 सब्जेक्ट की सीरीज कम से कम आपकी 300 रुपये की हो जाती है। ये 300 रुपये आपकी खर्चा ना लग करके केवल 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा और वो भी आपकी परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही धाकड़ अंदाज में। ये बात ध्यान, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। चलें आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएंगे 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सभी का आपको मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? 15 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो संविधानवाद का जनक किसको कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। संविधानवाद का जनक कहा जाता है अरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया और कानून के शासन की बात करी, इसलिए उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, संविधानवाद का पिता कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, कथन किसका है? ये सीले का कथन है। जॉर्ज सीले ने कहा, क्या कहा सीले ने, प्रोफेसर सीले ने कहा कि लोकतंत्र की कहता, उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत भागीदारी पर बल देती है इनकी ये परिभाषा, और कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। और अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था दोस्तों कि जो है, क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि जो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण। लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण होते हैं, लोक प्रभुता में विश्वास होता है, बिल्कुल जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है और विधि का शासन भी यहाँ पर काम करता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व कौन से इनमें से? लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व शिक्षित, जागरूक जनता, बिल्कुल, आर्थिक समानता भी और नागरिक स्वतंत्रता, ये तीनों जो है आवश्यक तत्व हैं किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज, इस पुस्तक को लिखा कार्ल पापर नाम के एक विद्वान, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक में अधिनायकवाद की आलोचना की गई है और खुले समाज यानी ओपन सोसाइटी का समर्थन किया गया है और उन्होंने प्लेटो, हीगल, मार्क्स इन सभी के विचारों की कड़ी आलोचना करी है, किसने? कार्ल पापर ने। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्न में से कौन एक स्वस्थ लोक मत के निर्माण में बाधा नहीं है? 20 नंबर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ लोक मत के निर्माण में बाधा नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन, ये जो है
बाधा नहीं होता है लोकमत के निर्माण में। बाकी पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र बाधा उत्पन्न करता है, जातिवाद बाधा उत्पन्न करता है और सांप्रदायिकता भी बाधा उत्पन्न करता है स्वस्थ लोकमत के लिए। जबकि स्थानीय स्वशासन जो होता है लोकतंत्र को और मजबूत करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मजबूत करता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान के किस अंग में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है? भारतीय समाज के किस अंग में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है? तो उसकी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। सोशल जस्टिस की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है और 5-6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, समानता की बात करी गई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सबकी बात करते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो प्रस्तावना में प्रेमबल ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन अच्छा यहीं पर है, और कई प्रश्न आपसे पूछा था, हटाइए इस चीज़ को। देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार को आपका यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों प्रश्न भी आ सकते हैं आपके, हालांकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? द आइडिया ऑफ जस्टिस इस पुस्तक को लिखा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने लिखा है द आइडिया ऑफ जस्टिस। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने इस पुस्तक में न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया और उन्होंने बताया कि न्याय केवल नियमों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सुधार होना चाहिए, ठीक है, न्याय से। 23 नंबर क्वेश्चन से वैश्वीकरण की सफलता का महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? देखिए वैश्विक सफलता तभी महत्वपूर्ण मतलब कि सफल हो पाएगी जब वैश्विक संपर्क होगा, आदान प्रदान होगा और सूचना क्रांति आएगी। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण की पोषक है? कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण की पोषक है दोस्तों? तो नव उदारवाद जो है ये वैश्वीकरण की पोषक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन से नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रथम प्रतिपादक थे जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये जर्मी बेंथम के शिष्य हैं और जेम्स मिल के पुत्र हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। जेएस मिल और ईसैया बर्दिल इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और मन पर संप्रभु है। वो एक प्रकार से अच्छा सुखवाद की अवधारणा भी जेएस मिल और जर्मी बेंथम के द्वारा ही दी गई है। जर्मी बेंथम के शिष्य हैं कौन? ये क्या नाम है? जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? 26 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 326, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 326, ठीक है। 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति तो मत डाल सकता है, ये बात बताई गई है। 27 नंबर क्वेश्चन से, मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? मैं ही राज्य हूँ ये लुई 14वां का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई 14वां ने कहा था, फ्रांस के सम्राट है लुई 14वां, उन्होंने कहा था कि जो निरंकुश राजतंत्र और दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को मानते थे ये, और इन्होंने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की मैं राजा हूँ और मैं देवताओं का अंश हूँ, ऐसा मानते थे ये। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है? दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको चुना गया था पहले? तो उस समय चुना गया था अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को। लेकिन आप देखेंगे ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पे अब बदल गया। अरविंद केजरीवाल पहले थे, अब रेखा गुप्ता जी हैं क्या, ठीक है। वर्तमान में कौन है? अभी चुनाव हुआ था, बताएं वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, और मेरे हिसाब से तो अ, बताएंगे, बिल्कुल रेखा गुप्ता जी। और जब अरविंद केजरीवाल बंद हो गए थे तो उनकी जगह पर आतिशी बन गई थी, ठीक है। लेकिन 2026 में अगर देखेंगे, 25 में चुनाव हुआ तो दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी पार्टी जीती थी और 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री थी ये, भाजपा की ओर से बैठने वाली दूसरी महिला थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इससे पहले आतिशी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, और अब ये रेखा गुप्ता हैं। शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक भी चुनी गई थी, ठीक है। और 70 सीट में से 48 सीट बीजेपी ने प्राप्त किया था इसमें। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या, रेखा गुप्ता जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हैं, जब क्वेश्चंस पेपर बना था तब मेरे हिसाब से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सही आंसर होता, लेकिन अब वर्तमान के हिसाब से रेखा गुप्ता। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई? बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
29 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या कहा जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका सी ऑप्शन 1948। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है तैयार किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 1948 10 दिसंबर, इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट से। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं सामाजिक अधिकार, राजनीतिक पर आर्थिक अधिकार, तीनों अधिकार आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से नारीवाद का सर्वाधिक उग्र रूप कौन सा है। नारीवाद का सर्वाधिक उग्र रूप होता है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रेडिकल फेमिनिज्म जो होता है ये एक प्रकार से, रेडिकल मतलब होता है आमूल चूल नारीवाद, पितृसत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की बात करता है और इसे महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण भी मानता है, पितृसत्ता को ही। 32 नंबर क्वेश्चन से दी सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। सिमोन डी वेवायर ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार से बड़ी फेमस, इन्होंने कहा था, एक कथन इनका है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या चुका है प्रश्न दोस्तों कि लॉबिंग एक प्रमुख साधन है। लॉबिंग एक प्रमुख साधन है दबाव समूह का। बिल्कुल, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, उसी को लॉबिंग एक प्रक्रिया होती है। दबाव समूह जो होता है सरकार या विधायकों को अपनी विशेष मांगों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित करता है। दबाव समूह, दबाव समूह क्या होते हैं, जैसे कि आपका विद्यार्थी परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, सब दबाव समूह में काम करते हैं। दबाव समूह का कार्य नहीं है क्या, दबाव समूह लॉबिंग करना, दबाव डालना, प्रचार करना, ये सब करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर को, चुनाव नहीं लड़ते हैं ये। 35 नंबर क्वेश्चन से राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है, उसी में राज्य के बारे में और राज्य के कार्य क्या हैं उस वैज्ञानिक तरीके से सबका अध्ययन किया गया। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है राज्य का परम आवश्यक तत्व कौन सा। संप्रभुता। राज्य के दोस्तों 4 तत्व होते हैं आवश्यक। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग यानी क्षेत्र, और तीसरा होता है सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता। लेकिन सबसे जरूरी कौन सा, बिना संप्रभुता, बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो संप्रभुता उसका लगा दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। 37 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक कारक, शिक्षा, जाति और धर्म, ये सब राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। सरकार के आवश्यक अंग कितने हैं। सरकार के आवश्यक अंग, सरकार के आवश्यक अंग कितने हैं बेटा, तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 3 अंग है सरकार के, कौन कौन से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है। सरकार के तीन तीन अंग होते हैं। अच्छा, पूछे कि राज्य के कितने अंग हैं, तो राज्य के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और उसके बाद में संप्रभुता, ये 4 अंग राज्य के होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत अलग है, लेकिन ये 4 जो है तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के बनता है राज्य। निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। मैं राज्य बोल रहा हूँ, राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में जब राज्य शब्द की बात हो इसका मतलब देश की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से संविधान का रक्षक कहा जाता है किसको, संविधान का रक्षक किसको कहते हैं बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रश्न है। आदर्श संविधान के लक्षण स्पष्टता, व्यापकता और परिवर्तनशीलता, ये सारे लक्षण होते हैं एक अच्छे संविधान में, आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं हैं। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता होगी सभी में, सभी धर्मों के प्रति समानता रहेगी, ये सारे धर्म निरपेक्ष राज्य की ही विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का विरोध करता है, ठीक है, ये बात आप। कानून के समक्ष समता की बात अनुच्छेद 14 करता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 करता है। बाल श्रम का निषेध जो है आपका अनुच्छेद 23 करता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारत में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 44 नंबर का। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके तहत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात करी गई थी, जो है क्षेत्र स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में आप देखते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुखी, जिला स्तर पर जिला पंचायती का चुनाव। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 45 नंबर, इसके प्रतिपादक है थॉमस हियर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली को हियर प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मतदाताओं को उम्मीदवारों के लिए वरीयता देने का अधिकार दिया गया ताकि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन से, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 21 साल थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ? 47 नंबर, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय जो हुआ है 20वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा, जो आधुनिकता के तर्क और निश्चित सिद्धांतों पर सवाल उठाता है। 48 नंबर क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी? बताएंगे। अरस्तु ने कहा था मास्टर साइंस। ठीक है, इसको क्या कहा था? मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान या विज्ञानों में सर्वोच्च है। किसने कहा था? अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, जबकि प्लेटो की पुस्तक का नाम है द लॉज, द स्टेटस मैन, द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। ठीक है, आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान मानव का, राज्य का या सरकार का? 49 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन से, आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक प्रजातंत्र पुस्तक को लिखा जेम्स ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड जेम्स ब्राइस पूरा नाम है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। उसी पुस्तक में विश्व के विभिन्न देशों के लोकतंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है? 51 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है? तो ग्राहम बैलास ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, ग्राहम वालास ने किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, उनकी पुस्तक का क्या नाम? ग्राहम वालास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्राहम वालास की पुस्तक है। उसी पुस्तक में इन्होंने बताया कि राजनीति केवल संस्थाओं का लेख नहीं होता है, सॉरी, संस्थाओं का खेल नहीं होता है, बल्कि मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन से, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। कौटिल्य का पूरा नाम है विष्णुगुप्त, ये बात भी ध्यान रखेंगे, और चाणक्य के नाम से मशहूर है भाई साहब। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन भी इन्होंने इस पुस्तक में बड़े आसानी से किया है। अगला क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देते हैं। ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी विचारक कौन है? संविदावादी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देने वाले विद्वान कौन से हैं? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, तीनों ने मिलकर के राज्य की उत्पत्ति के जो है सिद्धांत में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जीन जैक्स रूसो ने ही लिखी है डायरेक्ट। ठीक है, थॉमस हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है? लेवियाथन नाम की उसकी पुस्तक लिखा है। ठीक है, जॉन लॉक की अगर बात की तो इन्होंने एक प्रकार से जो है प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को बहुत सरल बताया, बहुत स्वभाव अच्छा उनका बताया। थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य का स्वभाव बहुत बुरा बताया था। ठीक है, रूसो ने दोनों के मिला करके फिर लास्ट में बताया है। 58 नंबर क्वेश्चन, समान इच्छा का सिद्धांत। समान इच्छा का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो का है, बिल्कुल। समान इच्छा का सिद्धांत किसका है बेटा? थॉमस हॉब्स का नहीं, बिल्कुल जीन जैक्स रूसो का है यह सिद्धांत। समान इच्छा मतलब समाज के सभी व्यक्तियों की इच्छा को समान इच्छा कहते हैं, जो समाज का कल्याण करती हो। तो समान इच्छा, इसी समान इच्छा के तहत जो है राज्य का निर्माण हुआ, समझौता हुआ था। रूसो की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मतलब रूसो का सिद्धांत है। थॉमस हॉब्स के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा था? उदार बिल्कुल भी नहीं था, तार्किक भी नहीं था, स्वार्थी था, बिल्कुल स्वार्थी रहा होगा, बिल्कुल स्वार्थी था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
थॉमस आप कहते हैं मनुष्य स्वार्थी था, जो जिसका मन होता था उतना कब्जा कर लेता था, जितना जिसके पास पावर शक्ति होती थी वो उतना ही फैलता चला जाता था। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में मनुष्य को जन्मजात स्वार्थी, झगड़ालू और अहिंसाकारी बताया। ठीक है, अहंकारी बताया, हिंसाकारी बताया, जो निरंतर शक्ति के पीछे भागता था, अपने पावर को मजबूत करता था। जबकि इसके विपरीत जो क्या नाम है, लाक है, उन्होंने मनुष्य को सही बताया है। प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक कौन है? 60 नंबर। प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक इनमें से कौन से हैं? तो लॉक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के जन्मजात और प्राकृतिक अधिकार माना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन से, राज्य को वर्ग का परिणाम मानने वाले विचारक कौन है? 61 नंबर। राज्य को वर्ग का परिणाम मानने वाले विचारक कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक वर्ग होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। ठीक है, और राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, स्पष्ट कीजिए। 62 नंबर, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है या स्पष्ट होता है नीति निर्देशक सिद्धांतों से। बिल्कुल राइट आंसर आपका। अनुच्छेद आप देखते हैं 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात की तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य के क्या काम होते हैं? आर्थिक सुरक्षा देता है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है, सर्वाधिक सुविधाएं यानी सार्वजनिक सुविधा भी देता है। सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सारी सुविधाएं एक लोक कल्याणकारी राज्य की होती हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीति में लौह महिला किसे कहा जाता है? लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन लौह महिला के नाम से श्रीमती इंदिरा गांधी को जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को लौह महिला कहते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। उनके साहस और उनके दृढ़ निर्णय की वजह से 1971 का युद्ध और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी के कारण से उनको आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 53 नंबर सॉरी, मैं क्या मामून, अच्छा 53 वाला छूट गए थे ना। चलिए, राज्य के प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत दृष्टिकोण संबंधित है। 53 नंबर। 53 नंबर का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 नंबर का आप बताइएगा फटाफट से। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण संबंधित है, संस्थागत दृष्टिकोण भी संबंधित है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी रिलेटेड है, समाजशास्त्र दृष्टिकोण भी संबंधित है। ये सारे दृष्टिकोण संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद दोस्तों जो है कर्म पर और प्रासंगिकता दोनों पर बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। कर्म और प्रासंगिकता, इसका अर्थ है कि ज्ञान समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें कही हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं? इनमें से देखिए, राज्य के तत्व में जनसंख्या राज्य का तत्व है, निश्चित भूभाग भी राज्य का तत्व है, संप्रभुता भी राज्य का तत्व है, और एक आपका होता है जनता, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, निश्चित भूभाग और संप्रभुता, और एक चौथा होता है सरकार। ये 4 तत्व होते हैं किसी भी देश के। ठीक है, जबकि नैतिकता कोई तत्व नहीं होता है राज्य का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की मान्यता नहीं? इनमें से 56 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। निम्न में से कौन सी राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की मान्यता इनमें से नहीं है? तो राज्य समझौते का परिणाम है। ये एक प्रकार से राज्य के दैवीय उत्पत्ति के बारे में नहीं बताता है। राज्य ईश्वर की सृष्टि बताता है, राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा, और राजा का विरोध पाप है। बिल्कुल, ये तीनों बातें दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि राज्य समझौते का परिणाम है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बताया जाता है, ना कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसीलिए इनको जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान के किस अंग में समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अंग में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारत की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। 1972 में इस शब्द का, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद
यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 1976 के दौरान, जब इमरजेंसी देश में लगी थी। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है समाजवाद। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रश्न है समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है? देखिए, वर्ग सहयोग में आस्था, बिल्कुल वर्ग सहयोग में आर्थिक समानता, दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त दोनों। समाजवाद जो होता है इसका आर्थिक समानता स्थापित करना और वर्ग संघर्ष को समाप्त करना, दोनों संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन से कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करती है? 68 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवादी विचारधारा जो है बेटा क्या करती है? व्यक्तिवादी विचारक में खास करके जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है। वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य जरूरी भी है और एक बुराई भी है। किस कौन कहता है? व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, और वे अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं ताकि व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिल सके और व्यक्ति पर राजा का कंट्रोल बहुत कम हो सके, ज़्यादा कंट्रोल ना रहे। राज जरूरी है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा एक प्रकार से उसमें दाबने का काम ना किया जाए किसी को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है? संप्रभुता बताएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है? तो बिलोबी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बिलोबी ने क्या कहा कि संप्रभुता वह कानूनी शक्ति है जिसके माध्यम से राज्य अपनी शक्ति व्यक्त करता है और आदेश देता है। ठीक है, संप्रभुता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इनमें से क्या है? संप्रभुता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है अविभाज्यता। ठीक है, इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता। संप्रभु अविभाज्य होती है, अर्थात इसे बांटा नहीं जा सकता। यदि संप्रभुता विभाजित हो जाएगी तो वह नष्ट हो जाएगी, फिर संप्रभुता का किस काम की। 71 नंबर क्वेश्चन से लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत संबंधी विचारक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता की बात जीन जैक्स रूसो करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवाद की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? बहुलवाद की प्रमुख विशेषताएं, कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है। विशेषताएं बिल्कुल, कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है, बहुलवाद की विशेषता है। अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण है और संप्रभुता व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। बिल्कुल, ये सभी जो है विशेषताएं किसी भी बहुलवाद मतलब बहुलवाद की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन से कानून के प्रमुख स्रोत, कानून के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कानून के प्रमुख स्रोत दोस्तों, 73 नंबर, कानून का प्रमुख स्रोत होता है रीति रिवाज, धर्म और न्यायिक निर्णय। जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होता है वो भी कानून बन जाता है। जो धर्म होता है वहां से भी कुछ सीखा जाता है और रीति रिवाजों से भी कानून बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है कानून पालन का आधार है। कानून पालन का आधार क्या है? कानून पालन का आधार क्या है बताएंगे। कानून पालन का आधार क्या है? तो भय की वजह से लोग कानून को मानते हैं, उपयोगिता रहती कानून की इसलिए लोग मानते हैं, और कभी कभी स्वभाव की भी होता है कानून को मानने का। इन तीनों वजह से लोग कानून को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों। प्रश्न है भारत में कानून निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में कानून निर्माण जो किया जाता है व्यवस्थापिका के द्वारा करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका जो संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका जो कानून से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। 76 नंबर क्वेश्चन से दंड का चरम रूप क्या है? दंड का चरम रूप होता है मृत्यु दंड, जो है सबसे लास्ट वाला दंड होता है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कानून, जिसको आप कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। कानून के तहत दी जाने वाली सजाओं में प्राण दंड या मृत्यु दंड जो है सबसे कठोर और अंतिम सजा मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता के उल्लेख की अगर बात किया, अनुच्छेद 19 में आपको 6-7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि स्पीच की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कि जैसे आप प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अनुच्छेद मतलब कि 19 का बी सभा करने की स्वतंत्रता देता है। फिर सी संगठन बनाने की। ठीक है, कहीं पर आप घूम टहल सकते हैं, कहीं पर आप बस सकते हैं, कहीं पर कोई आप व्यापार कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन ही किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन से नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक कौन है? नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित विचारक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव होना। मिल का मानना है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन पर संप्रभु है और राज्य को उसके निजी कार्यों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कानूनी समानता में सम्मिलित है। कानूनी समानता में
कानून के समक्ष समानता बिल्कुल सम्मिलित है, कानून के समान संरक्षण और कर्तव्यों में समानता, ये सब जो है कानूनी समानता में सम्मिलित है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त सभी। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? समानता के अधिकार 14 से 18 की बात में की गई है, स्वतंत्रता 19 से 21 में की गई है, मतलब 19 से 22 में की गई है, ठीक है, और 23 और 24 में जो है आपका क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन से, विधि के शासन पर का विचार सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? विधि के शासन का विचार सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? फटाफट से आप बताएंगे। तो रूल ऑफ लॉ की बात ब्रिटेन करता है सबसे पहली बात। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषता है विधि का शासन। प्रसिद्ध विचारक AB डायसी ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करी है, और इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, विधि का शासन ही होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। 82 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय निहित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों प्रकार के न्याय की बात करी गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैक्स वेबर के शक्ति के 3 रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, मैक्स वेबर ने सत्ता की या शक्ति की अवधारणा बताई है, और 3 सत्ता तो ऐसे पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये सब बताई है, तो वही चीज होती है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 आधार बताए हैं, कानूनी सत्ता या कानूनी शक्ति, ठीक है, करिश्माई शक्ति और परंपरागत शक्ति, ये तीनों शक्तियां होती हैं, जबकि दार्शनिक शक्ति कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सत्ता की अवधारणा, शक्ति की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी, 3 प्रकार की, कानूनी, करिश्माई और परंपरागत। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता का सर्वाधिक तर्कसंगत रूप कौन सा है? वर्तमान में आधुनिक युग में सत्ता का सर्वाधिक तर्कसंगत रूप होता है कानूनी सत्ता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कानूनी सत्ता। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सत्ता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। 85 नंबर, सत्ता की यानी अथॉरिटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है औचित्य की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जब शक्ति को वैधता यानी औचित्य मिल जाता है, तब वह सत्ता बनती है। बिना औचित्य की शक्ति केवल दमनकारी मानी जाती है, वो सत्ता नहीं मानी जाती है। अधिकार के आवश्यक लक्षण हैं, देखिए, सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप और राज्य का संरक्षण, ये सब आवश्यक लक्षण होते हैं अधिकार के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजनीतिक अधिकार में क्या सम्मिलित होता है? 87 नंबर, राजनीतिक अधिकार में क्या सम्मिलित है? तो राजनीतिक अधिकार में मत देने का अधिकार सम्मिलित है, निर्वाचित होने का अधिकार सम्मिलित है, सार्वजनिक पद का अधिकार, ये तीनों सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? 88 नंबर, अधिकारों का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, ठीक है। जिन्होंने स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने माना है। 95 क्या हो गया, उल्टा पुल्टा क्या हो गया? 88 के बाद में सीधा 95 आ गया। चले 95 के बाद में फिर हम देख लेंगे, नीचे और भी क्वेश्चन है, चले देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद में अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बच्चे जो बचेंगे वो सब आएंगे। किस विचारक को सभी आदर्शवादियों का जनक कहा जाता है? बताएंगे। 95 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किस विचारक को सभी आदर्शवादियों का जनक कहा जाता है? तो प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। किसको? प्लेटो को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्लेटो को। प्लेटो, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक नाम की पुस्तक जो है प्लेटो की ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आधुनिक युग का शिशु किसे कहते हैं? मैकियावेली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है? आदर्शवाद, देखिए, राज्य एक नैतिक संस्था, आदर्शवाद कहता है राज्य एक नैतिक संस्था, बिल्कुल सही बात है। राज्य साध्य, आदर्शवाद कहता है राज्य अधिकारों का जन्मदाता, ये भी आदर्शवाद के सिद्धांत में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। रट लीजिएगा सारे प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर बहुत सारे लेक्चर आपको पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के और मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल पूरे यूट्यूब पर आपका को करिकुलर मास्टर ही है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, बड़ा फेमस कथन है। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन थॉमस एल ग्रीन का है, TH ग्रीन का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन एक उदारवादी आदर्शवादी विचारक है। उनका मानना था कि राज्य डंडे के जोर पर नहीं चलता, बल्कि इसलिए चलता है क्योंकि जनता स्वेच्छा से उसकी आज्ञा पालन करना चाहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक कौन है? 89 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या आ चुका बेटा? प्रश्न, राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो जो है ये आदर्शवादी विचारक हैं, और अरस्तु जो है वो भी एक प्रकार से विचारक है, लेकिन अरस्तु जो है वो शिष्य हैं किसके? प्लेटो के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 के का में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4 के का में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 51 का जो है उसमें जोड़ा गया, और भाग 4 के का में 51 का जोड़ा गया। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया दोस्तों यूएसए के, सॉरी यूएसएसआर के संविधान से, यानी कि रूस के संविधान से। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 91 नंबर। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले आमंड ने किया था। किसने? आमंड ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैब्रियल आमंड ने 1956 में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दौरान राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना कौन सा? भारत ही है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है? बताएंगे। लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है? तो स्वतंत्रता जो है नहीं है, फ्रीडम नहीं है, बाकी समानता, क्षमता और विभेदीकरण जो होता है, ये समानता, क्षमता और विभेदीकरण, स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। बाकी लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए थे, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। 94 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है भैया, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? लुसियन पाई ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपकी श्रृंखला आपके समक्ष आ चुकी है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है 98 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? आदर्शवादी विचारक की अगर बात की है तो जैसे देखेंगे हीगल, ग्रीन और कांट, ये आदर्शवादी विचारकों में शामिल है। ठीक है, जबकि जर्मी बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है, ये शामिल नहीं है। इन्होंने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने? जर्मी बेंथम ने। उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक है जर्मी बेंथम। इन्हीं के शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने भी सुखवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है? व्यक्तिवाद की विशेषता कौन सी नहीं बेटा? राज्य सर्वोच्च है, ये व्यक्तिवादी विशेषता नहीं कहती है। राज्य सर्वोच्च है, द स्टेट इज सुप्रीम, ये राज्य नहीं मानता है। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारक नहीं मानते कि राज्य सुप्रीम है। राज्य एक आवश्यक बुराई, व्यक्तिवादी मानते हैं। ठीक है, राज्य का कार्य सीमित है, व्यक्तिवादी मानते हैं। राज्य साधन है, व्यक्तिवादी मानते हैं। ठीक है, जबकि राज्य सर्वोच्च है, ये नहीं मानते हैं। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, आप देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है वो। 100 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज कंसीडर्ड एज फिलोसॉफिकल अनार्चिस्ट? बताएं, अनार्किस्ट। निम्न में से किसे दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी, अराजकता मतलब समझते हैं? अराजकता यानी जिसमें ऐसा देश या ऐसा समूह जिसमें राजा ही कोई ना हो, जिसमें अराजकता नहीं, राजा ना हो, सभी लोग अपने ही सद्भाव से रहें, स्वभाव से अच्छे तरीके से रहें। ठीक है, गांधी, भारत में आप देखें तो गांधी जी को अराजकतावादी माना जाता है, क्योंकि गांधी जी राज्य के समर्थन में कभी नहीं थे। वो दार्शनिक अराजकतावादी की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि राज्य विहीन समाज का सपना गांधी जी देखते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं के नैतिक नियमों से संचालित हो सकते हैं और किसी बाहरी राज्य की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है, किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यक्ति खुद ही एक प्रकार सद्भाव से रहेंगे, कोई राजा ना हो, ताकि राजा होगा तो दमन दमन करेगा। ठीक है, तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? महात्मा गांधी जी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट है भैया, और प्रैक्टिस सेट में आपके देखिए आंसर की भी मैंने दे दिया हुआ है, आंसर की भी देख लीजिएगा। बाकी हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक दूसरा चैनल है बीए करेकर और शुक्ला डिपार्ट, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेस्ट है। और फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी। मात्र 100 रुपये फीस है। 9984, बाकी यूट्यूब पर सारी वीडियोस फ्री में है। 9984 039 139 पर एसएमएस करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। तो पीडीएफ नोट्स मात्र 100 रुपये फीस में मिलेगी। जैसे आप सीरीज खरीदेंगे, पीडीएफ खरीदेंगे, तो सीरीज या पीडीएफ आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, मतलब कि वो आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, मात्र 100 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा,
उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएँगे और साथ ही साथ में आपको को करिकुलर वाला भी आपको इसमें नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट। अगर आपकी परीक्षा लिखित होती है तो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मेजर वाले कोर्स की परीक्षा कभी-कभी लिखित भी हो जाती है किसी-किसी विश्वविद्यालय में। बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव भी होगी, तो ऑब्जेक्टिव लिखित सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इन सभी का हो सकता है कि लिखित परीक्षा हो। जबकि सीसीएसयू, चौधरी सर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सभी की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। डीडीयू, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। सभी के लिए मिलेगा आपको नोट्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला, और लिखने वालों के लिए लिखने वाला, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो परीक्षा में 100% आते हैं, तो आप इस वीडियो को रट लीजिएगा एकदम से, और बाकी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आंसर शीट भी नीचे दी जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भटकना, आंसर शीट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आंसर शीट है, किसका क्या सही है पूरा का पूरा इसमें बता दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। और हाँ, को करिकुलर मास्टर चैनल जो है आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प कर सकता है आपकी। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर की परीक्षाओं की बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।